हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथाईएस एकेडमी। मैं प्रिंस कुमार शर्मा आप सबका पाथाईएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एसीएफ का पेपर हुआ है कंबाइंड फॉरेस्ट सर्विसेज 2020, उसमें हम इन्वायरमेंट के सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इन्वायरमेंट का सेक्शन अलग से भी था और साथ ही साथ फॉरेस्ट के जो सिलेबस है उसमें भी इन्वायरमेंट के कुछ सेक्शन कॉमन थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके क्या क्या आंसर्स होने चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कि आपका है जो है सेट बी जो है मैंने आई थिंक लिया हुआ है इसमें। तो उसमें अगर हम देखें तो इसमें जो क्वेश्चन है उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो ओजोन को लेकर है। वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा को डॉप्शन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा मापा जाता है और इसे डॉप्शन इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, डीयू है ना, जिसको हम डीयू बोलते हैं, है ना, डॉप्शन स्पेक्ट्रोमीटर और डॉप्शन यूनिट। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। डॉप्शन जो है स्पेक्ट्रोमीटर इसको मापते हैं, साथ ही साथ डॉप्शन इकाई में उसको हम दर्शाते हैं। अब यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक डीयू शुद्ध ओजोन की जो 0.02 मिलीमीटर मोटाई के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जो एक डीयू होता है, मतलब एक डॉप्शन इकाई या एक डॉप्शन यूनिट जो होता है उसकी वैल्यू जो है 0.02 मिलीमीटर होती है, ऐसा करके यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मिलीमीटर, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। 1 डीयू जो होता है ये होता है 0.01 mm के बराबर होता है। ये इसका राइट स्टेटमेंट होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर ये गलत स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट राइट और दूसरा स्टेटमेंट जो है क्या है यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पहला जो है वो सत्य है और दूसरा जो है वो गलत है। इट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बेसिकली आपका पारिस्थितिकी तंत्र या विज्ञान से हम बोल सकते हैं। उसमें जो अलग अलग हिरार्की होती है उसकी, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। उसमें उच्च स्तर से निम्न स्तर आपको बताना था। उच्च पहले हायर लेवल फिर लोअर लेवल। देखो लोअर लेवल में सबसे लास्ट में कौन आएगा, कोई एक जीव आएगा। ठीक है, फिर जीव जो है जनसंख्या में, फिर समुदाय में। इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसका जो ऑप्शन डी आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले पारिस्थितिकी मंडल जो है ये सबसे ऊपर वाला एरिया है, मतलब सबसे ऊपर बड़ा रूप उसका इकोस्फीयर। फिर इकोस्फीयर या बायोस्फीयर भी उसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद फिर उसके अंदर क्या आएंगे, बहुत सारे सिस्टम आएंगे, पारिस्थितिकीय तंत्र आएंगे। ठीक है, तो मंडल के बाद में तंत्र, तंत्र के अंदर क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के समुदाय होंगे। फिर समुदाय के अंतर्गत क्या होगा, विभिन्न प्रकार के जनसंख्या होगी जीवों की, और लास्ट में इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो हायर हिरार्की से लोअर हिरार्की, मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल में अगर हम आए तो आपको जो है ऑप्शन डी इसके अकॉर्डिंगली जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नाउ आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली ये इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है ना। बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन होता है उससे ये उठाया गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में ये पूछा गया। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है कि बायोस्फीयर रिजर्व आर दी एक्स सीटू कंजर्वेशन साइट्स, है ना। जीवमंडल रिजर्व जो है वो पर स्थानीय संरक्षण है। तो इन सीटू और एक्स सीटू में आपको डिफरेंस पता होगा आई थिंक। इन सीटू मतलब जब हम किसी जीव को उसके प्राकृतिक निवास स्थान पर ही संरक्षित करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन सीटू, स्वस्थानीय बोलते हैं। लेकिन जब हम किसी जीव को उसके प्राकृतिक निवास स्थान से किसी आर्टिफिशियल कृत्रिम निवास स्थान बनाकर उसको हम भेज देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई जो है जंगल सफारी मान लीजिए या किसी प्रकार का जू हो गया, चिड़ियाघर हो गया, तो ये जो है एक्स सीटू में आता है। तो अगर हम बात करें तो जीवमंडल जो रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व कोई एरिया को डिसाइड करती है जहां पर प्राकृतिक रूप से कोई चीज पाई जाती है या कोई जीव पाए जाते हैं, सॉरी। तो वहां पर अगर हम बोले तो ये जो है जीवमंडल रिजर्व जो होगा, बायोस्फीयर रिजर्व जो होगा, ये एक्स सीटू ना होकर के ये क्या होना चाहिए था, इन सीटू, है ना। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें नोकरेक जीवमंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व नोकरेक का इसमें एग्जांपल लिया हुआ है। ये बोल रहा है मेघालय में है, तो ये बिल्कुल सही है। जो बायोस्फीयर रिजर्व नोकरेक है वो बिल्कुल मेघालय में क्या है, मेघालय स्टेट में जो है वो बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट राइट है। तो उसके अनुसार से अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इसके अकॉर्डिंगली पहला स्टेटमेंट असत्य, दूसरा सत्य, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बहुत कंफ्यूजिंग जो है क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है और इसका आंसर देना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक क्लू से आप इसके आंसर को दे सकते हैं। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर
अगर हम देखें कमोडिटी वैल्यू, एमिनिटी वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी वैल्यू, इन सब में अगर हम देखें और यहाँ इसके ऑप्शंस को देखें, मैच करने की कोशिश करें, तो पॉपुलेशन जो है लगभग पॉपुलेशन यहाँ भी दिया है, पॉपुलेशन यहाँ भी दिया हुआ है, जेनेटिक दिया, यहाँ स्पीसीज दिया, यहाँ भी स्पीसीज और इकोसिस्टम दिया हुआ है, यहाँ फंक्शनल डाइवर्सिटी दिया हुआ है। मतलब अगर हम इन तीनों को देखें और इसको देखें तो ये बिल्कुल अलग सा हमको यहाँ पर नजर आता है, ठीक है। और जो फंक्शन डाइवर्सिटी की बात करता है, फंक्शनल डाइवर्सिटी जो होता है ना, ये इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो अगर आप इसको इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी वैल्यू से अगर इसको जोड़ के अगर आप देख लेंगे और समझ जाएंगे कि जो फंक्शनल डाइवर्सिटी होती है वो इकोलॉजी या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल इंटीग्रेटेड वैल्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं आप सी ऑप्शन से इसको लिंक करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर सी का पहला है तो अगर आप ऑप्शन से आंसर खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होती। तो अगर आप ऑप्शन सी का अगर मैच देखते हैं तो सी में केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ पर पहला वैल्यू लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ऑप्शन ए कमोडिटी वैल्यू जो है उसका तीसरा जो है कमोडिटी जो है वह पॉपुलेशन और स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है उसका कमोडिटी वैल्यू दिखाता है। इसके बाद में एमिनिटी वैल्यू की हम बात करें तो स्पीसीज और इकोसिस्टम जो टर्म आया है वो इसके एमिनिटी वैल्यू को यहाँ पर दिखाता है। इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी तो हमने लगा लिया। ऑप्शन वैल्यू जेनेटिक और पॉपुलेशन वैल्यू को यहाँ पर दर्शाता है। तो यहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी के वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज से क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत कंफ्यूजिंग जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था। जनरली ये बहुत जो है ऐसे क्वेश्चन फंसाने के लिए दिए हुए थे, लेकिन थोड़ा सा क्लू यहाँ पर दिया हुआ था, थोड़ी एक अलग चीज़ यहाँ पर दी हुई थी और वहाँ से ही ये क्वेश्चन बनना था एक्चुअली में। तो इसको ऑप्शन सी जो है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ना आगे आते हैं, हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है। ये भी अगर आपको एक चीज़ पता है तो आपने पूरा इस क्वेश्चन को लगा लेना है। तो ऐसे चीज़ों में ऑप्शन से खोजने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको आंसर मालूम नहीं है तो भी कोई एक चीज़ भी मालूम है, देखिए यहाँ पर अगर आपको कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मालूम होगी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत डिटेल में आपके सिलेबस में दिया हुआ है और आपने उसको पढ़ा भी होगा। तो कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे जो कन्वेंशन हुआ था 1992 का हर समिट के टाइम पे, तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है ना वो 1992 है। अगर ये भी आपको क्लिक कर जाएगा तो इसका सी का जो है चौथा हो जाएगा और सी का चौथा केवल और केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली हमने आंसर जो है एक ही सी को ही देखकर हमने यहाँ पर निकाल लिया कि इसका सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, इसका जो सही टाइमलाइन है वो है 1972 ऑप्शन 2। और बी का अगर हम बात करें तो ये जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा है ना, जो भी इसका कन्वेंशन हुआ था वो जो है कब हुआ था, तो वो हुआ था 1973 में, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कैसे। और ये ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट, ये फॉरेस्ट से ही जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से ये क्वेश्चन जो है एनवायरनमेंट से कम और फॉरेस्ट वाले सेक्शन से थोड़ा ज़्यादा है। तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया है क्योंकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपका एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो वहीं से ही हमारा एनवायरनमेंट के सेक्शन से ही उसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन आसानी से लग जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कई लोग को मालूम होगा, कई लोग को नहीं होगा। तो बेसिकली सिलेक्शन स्पीसीज जो टर्म है, इस टर्म को स्टैनली ने दिया था, ठीक है, पहली बार तो। और सिलेक्शन स्पीसीज का जो कंसेप्ट है ये कहीं ना कहीं डार्विन से जुड़ा हुआ हमको नजर आता है, क्योंकि उनकी बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और उसमें स्पीसीज सिलेक्शन के बारे में बात की गई थी, नेचुरल सिलेक्शन वगैरह के बारे में बात की गई थी और उन्होंने डार्विन फिंच का सेलेक्ट करके उसमें स्टडी भी किया था। तो मैक ऑर्थर जो मॉडल है, अगर मैक ऑर्थर मॉडल की बात करूँ तो ये प्रीडेटर और प्रे, जो शिकार और शिकारी है, उन पे बेस्ड ये मॉडल दिए हैं मैक ऑर्थर जो है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट स्पीसीज सिलेक्शन जो है वो मैक ऑर्थर मॉडल के अनुरूप होते हैं। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत निकलता है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। अब दूसरा जो है सिलेक्शन स्पीसीज का जीवन काल लंबा प्रायः 1 वर्ष से अधिक होता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि स्टेटमेंट 1 जो है वो असत्य है और जो 2 है वो सत्य है। तो यहाँ से ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैक ऑर्थर मॉडल जो है वो बेसिकली जो है बिलोंग करता है प्रीडेटर प्रे मॉडल से। तो यहाँ से बस थोड़ा सा जो है यहाँ पर यही चीज़ को हमको जो है एलिमिनेट करना था, तो फिर थोड़ा सा बनने के चांसेस थे। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे के क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है बहुत। राष्ट्रीय उद्यान एक स्थानीय स्वस्थानीय बोल सकते हैं उसको, जैव विविधता संरक्षण है। बिल्कुल, राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर जो जीव होते हैं वहीं पर उसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है, या गवर्नमेंट उसको क्या करती है अपने अधिनियम के जरिए किसी को राष्ट्रीय उद्यान बनाना है नहीं बनाना है, गवर्नमेंट के
जो है पावर में होता है। तो नेशनल पार्क जो है इन सीटू कंजर्वेशन साइट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये वाला। इसके बाद बॉटनिकल गार्डन एक्स सीटू है तो अलग से बॉटनिकल गार्डन बनाया जाता है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। देखो 2 ही चीज आपको बताना था और पहला और दूसरा ही सही स्टेटमेंट है, तो बाकी को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आप सीधे तौर पे ऑप्शन बी इसका राइट लगा के आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। पवित्र उपवन सैक्रेड ग्रूव जो है ये पर स्थान है, ये स्टेटमेंट गलत है। सैक्रेड ग्रूव जो होता है इन सीटू के अंतर्गत आता है। इसके अलावा वृक्ष उद्यान, तो अलग से उद्यान शब्द अगर आ गया, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अर्बोरियम बोल रहे हैं, ठीक है, अर्बोरियम बोल रहे हैं, तो ये वृक्षोद्यान जो होता है ये एक्स सीटू है, अलग से हम इसको डिजाइन कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दोनों गलत है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है सही स्टेटमेंट चूज करना था। तो पहला और दूसरा जो है इसका राइट आंसर है, तो यहाँ पर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगला जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखते हैं। तो बेसिकली ये जो है इन्वायरमेंट के पोल्यूशन वाले सेक्शन से बोल सकते हैं क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आसानी से ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बहुत टफ नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मोक की बात करें तो स्मोक कब होता है, स्मोक बेसिकली कब जनरेट होता है, स्मोक तब जनरेट होता है जब कभी भी इनकम्प्लीट कंबशन, अपूर्ण दहन जब होता है किसी भी ईंधन का, तो वहां से धुआं उठता है। तो कहीं ना कहीं स्मोक का चौथा हो जाएगा। तो यहां से डी का अगर चौथा है तो डी का चौथा, तो डी का चौथा अगर है तो ये पहला वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब यहां पर देख लीजिए पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब यहां पर आपको जो है ना कौन सा ऑप्शन आपको जो है ज्यादा समझ में आएगा, तो फॉग, कोहरा। कोहरा आपने जनरली ज्यादा सुना होगा बाकी के बजाय में। तो कोहरा क्या होता है, कोहरा जनरली होता है बेसिकली हाई लेवल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, यही होता है। तो यहां से कोहरा का मतलब बी का जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा। और बी का ऑप्शन 1 जो है एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, आप यहां पर देखेंगे। तो अगर आप बी का लगा लिए पहला तो आपका हो गया आंसर इसका सी ऑप्शन। तो ए एरोसोल एक्चुअली क्या होता है, एरोसोल एक्चुअली में कोलाइड होता है ना, कोलाइड साइड एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, कोलाइड सोल्यूशन है एक प्रकार का हम बोल सकते हैं। और हेज जो है बाकी ये चीजें हो गई। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जो है ऑप्शन से जो है आंसर खोजने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, बजाय मिलाने के। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पॉल्यूशन से है, पॉल्यूटेंट से पूछा गया है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो कि स्मॉग फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो PAN की बात करें, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट की बात करें तो यह द्वितीयक वायु प्रदूषक है। तो अगर हम बात करें प्राथमिक और द्वितीयक में क्या अंतर है, प्राथमिक वो होता है जो डायरेक्टली सोर्स से निकलता है, प्राइमरी है ना, और द्वितीयक वो होता है जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप। तो PAN द्वितीयक वायु प्रदूषक है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें ओजोन की, तो ओजोन एक प्राथमिक वायु प्रदूषक है, ये बिल्कुल गलत है। ओजोन प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है, यह द्वितीयक वायु प्रदूषक है। तो यहां से ये हो गया स्टेटमेंट गलत, तो पहला ही सही है। तो अगर हम बात करें तो जो है पहला सही है, तो ऑप्शन ए जो है कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 जो है असत्य है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओजोन जो है ना वो ग्राउंड लेवल में रिएक्शन, ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तब वो आपस में जो है टूटकर जो है नेक्सेंट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ टूटकर जो है ओजोन का निर्माण करते हैं, जो कि बैड ऑक्सीजन कहलाता है। एक पोल्यूटेंट है जो कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे हम देखते हैं पर्यावरण की संकल्पना धारणा आधारित। देखो पर्यावरण का जो कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही होंगे, 3 स्टेटमेंट, एक को बाहर एलिमिनेट करना है। तो देखिए सिंपल सी बात, अगर नहीं भी पता है तो पर्यावरण की जो संकल्पना होगी वो पर्यावरण क्षरण पे आधारित नहीं होगी। मतलब हम पर्यावरण की अगर कल्पना भी करते हैं तो हम ये थोड़ी सोचेंगे कि हम पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर पर्यावरण का कंसेप्ट हम सोचते भी हैं तो हम पॉजिटिव वे में सोचेंगे, तो उसका नेगेटिव वाला को तो हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण क्षरण पे बेस्ड नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो अगर इसको आप हटा देंगे तो केवल और केवल क्या बचेगा, केवल और केवल बचेगा देखो पर्यावरण का संपूर्ण आयाम पे तो निर्भर होगा ही, पहला ऑप्शन तो होगा ही होगा। और पहला ऑप्शन जहां पर होगा तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरा तो सत्य होगा ही नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या निकल गया, यहाँ पर अब हो गया सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट निकल गया। तो बचा क्या, पहला, तीसरा और चौथा। तो ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं वातावरण में सबसे अधिक परिवर्तनशील यौगिक। अब इसको आंसर पता भी नहीं होगा ना, तो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा दो, यहाँ पर यौगिक पूछा हुआ है ना। और अगर हम बात करें हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये यौगिक है क्या, नहीं, ये तो एलिमेंट्स है। जल वाष्प जो है ये यौगिक है। तो क्वेश्चन में ही आपके आंसर छुपा हुआ है, यौगिक पूछा है। अगर आपको पता भी नहीं है कौन परिवर्तनशील है इसमें से, मान लो बाई नेचर, तो आपको बस इसी को देखना था यौगिक कौन सा है।
तो यौगिक तो जल वाष्प है, तो वैसे भी सोच के इसको बना सकते थे। हालांकि जल वाष्प जो है वो हाईली जो है कि हम बोल सकते हैं वेरिएबल, मोस्ट वेरिएबल कंपाउंड है एटमॉस्फेयर का जो है, तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि इसका जल वाष्प जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बाकी सब तो क्या है, एलिमेंट है ना, एलिमेंट लिखना चाहिए था अगर पूछते तो बाकी में, तो फिर जो है जल वाष्प नहीं आता। तो यौगिक पूछा तो यौगिक तो जल वाष्प है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी सब एलिमेंट्स है, मॉलिक्यूल्स है ना, अणु है, एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं बीओडी प्रकृति वक्र। बीओडी देखो, बीओडी जो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है ना। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसको बताता है, पोल्यूशन के लेवल को बताता है, प्रदूषण के स्तर को बताने का काम करता है कि बीओडी अगर ज़्यादा होगा तो पोल्यूशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है उसका संबंध ऑक्सीजन से। तो अगर बीओडी का वक्र है, मान लो बीओडी का वक्र बन रहा है कोई सा भी, है ना, तो ऑक्सीजन के वक्र के बराबर होगा, सैग वक्र के बराबर, है ना, ऑक्सीजन सैग कर, पुनः ऑक्सीकरण के वक्र के बराबर, ऑक्सीजन वियोजन वक्र के बराबर, या रसद वक्र। तो अगर आपको नहीं पता है तो ठीक है, आप थोड़ा सा जो है कोशिश कर सकते हैं। अगर बीओडी कंसेप्ट अगर आपको पता है कि जब बीओडी बढ़ता है, जब बीओडी बढ़ता है तो मतलब क्या होता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलने का मतलब क्या कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि पोल्यूशन का स्तर ज़्यादा है। पोल्यूशन का स्तर ज़्यादा है तो जो जीव उसमें मौजूद होंगे, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया वगैरह, वो उस जो ऑर्गेनिक जो वेस्ट होगा, जो अपशिष्ट होगा, उसको तोड़ने के लिए उनके पास में ऑक्सीजन ज़्यादा जरूरी होगा। और ऑक्सीजन का वो यूज़ करके, मतलब वियोजित कर, उसका यूटिलाइज करके वो क्या करेंगे, उसको बेसिकली जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन वियोजन वक्र जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑक्सीजनेशन कर्व, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, डी ऑक्सीजनेशन होती जाएगा वहाँ पर। ठीक है, पुनः ऑक्सीकरण तो होगा ही नहीं, ऑक्सीडेशन तो वहाँ पर वाली बात तो है ही नहीं। हम वहाँ पर क्या करते हैं, उसको डिग्रेड करने का काम करते हैं बैक्टीरिया वगैरह के जरिए, वो चीज़ वहाँ पर है। ठीक है, तो बीओडी का जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसके बाद हम बात करते हैं, अब यहाँ पर जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है पारिस्थितिकीय क्षरण तथा जैव विविधता की हानि विकास के लिए गंभीर खतरा है। ठीक है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड बायोलॉजिकल लॉस पोजेज ए सीरियस थ्रेट टू डेवलपमेंट। ठीक है, सही बात है। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर सस्टेनेबल रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इट इज इसेंशियल टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। देखो यहाँ पर बात की गई है विकास के लिए कि उसके लिए एक खतरा है अगर पर्यावरण क्षरण है, और यहाँ पर बात की गई है कि संसाधन के टिकाऊ संरक्षण, यहाँ कंजर्वेशन की बात की गई है, उसके मैनेजमेंट की बात की गई है कि ये जरूरी है ताकि हमारा जैव विविधता जो है क्या हो, संरक्षित हो। तो यहाँ पर कंजर्वेशन की बात किया गया, यहाँ पर डेवलपमेंट की बात किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो ये दोनों स्टेटमेंट है तो सही, लेकिन रीजन नहीं है इसका। क्यों रीजन नहीं है, क्योंकि ये जो है एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है डेवलपमेंट को, और यहाँ पर डेवलपमेंट की बात नहीं किया गया है, यहाँ पर कंजर्वेशन की बात किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट है, लेकिन ये इसका व्याख्या कहीं से भी नजर हमको नहीं आता है कि दो डिफरेंट स्टेटमेंट हमको यहाँ पर दिए, कनेक्शन उनका नहीं दिखता है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कि दोनों सही हैं लेकिन वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका। इसी प्रकार से एक और चीज दिया हुआ है यहाँ पर, निम्न में से उच्च पौष्टिकता स्तर की ओर कुछ रासायनिक पदार्थों की सांद्रता की क्रमिक वृद्धि को जैववर्धन कहते हैं, जिसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। सक्सेसिवली एक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में अगर जो है क्या हो रहा है, जो केमिकल्स होता है वो उसका कंसंट्रेशन अगर हाई होते जाता है तो बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है बायोमैग्निफिकेशन का। दूसरा ना एक और चीज दिया हुआ है, यूट्रॉफिकेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है। न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट कंडीशन ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम बॉडीज रिफर टू यूट्रॉफिकेशन, सुपोषण जिसको बोलते हैं। तो ये घटना है, इसके बारे में भी तो ये दो अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, दो अलग अलग टर्म्स की, और इनका संबंध जो है ना, मतलब संबंध में ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि ये इसका व्याख्या है कि नहीं है, तो ये इसका व्याख्या किसी भी एंगल से नजर नहीं आता। ये दोनों अपने आप में एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। वो एक सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल की बात करता है, सुपोषण जो है ना ये सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल की बात नहीं कर रहा है, ये उसी लेवल में जो जलीय तंत्र है उसमें ये सुपोषण को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये जो है उसका जो है व्याख्या नहीं है ना। तो ये जो है इसके लिए भी ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो है अगला जो क्वेश्चन है, सामुदायिक संगम स्थल, मतलब यहाँ पर पूछा गया है क्या, जो कम्युनिटी जंक्शन की बात कर रहा है, जहाँ पर दो कम्युनिटी का जंक्शन होता है वहाँ पर जो जैव विविधता होती है और घनत्व होती है उसमें वृद्धि की प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है। देखो ये जो है ना डेफिनेशन है, और किसका डेफिनेशन है, ये एज इफेक्ट का, कि जहाँ पर दो जो कम्युनिटी का जंक्शन होता है उसको हम वहाँ पर पाए जाने वाले स्पीसीज को एज स्पीसीज बोलते हैं, है ना। और वहाँ जो प्रभाव दिखता है उसको हम बोलते हैं
एज इफेक्ट या बढ़त प्रभाव बोलते हैं, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है पेपर 2 में जितने भी सेक्शन थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक और इन्वायरमेंट, ये हमने जो है लगभग कवर करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।